नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो चीन का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से आ गया है, लेकिन प्रश्न यही है कि क्या दुनिया उससे कोई सबक लेती है। और ये अभी देखने में आया है, जो लेटेस्ट आया है वो नेपाल को अब पता चल गया है। नेपाल बड़ा अपने आप को चाइना के नज़दीक समझ रहा था और ये सोच रहा था कि भाई वो भारत से प्रतिस्पर्धा कर सकता है और चीन उसकी मदद करेगा, तो चीन ने असल में उसकी मदद करके दिखा दी। और कल जो विभीषिका हुई, जो फ्लैश फ्लड वाली जो विभीषिका हुई नेपाल में, उसका सीधे सीधे यदि किसी के ऊपर उत्तरदायित्व है तो वो चीन के ऊपर है, क्योंकि चीन ने नेपाल को सूचना ही नहीं दी। अब आप देखें कि ये घटना नेपाल में 9 बजे की है और जैसा कि पता चल रहा है कि ये 9 बजे की घटना है और ये 9 बजे चीन में आधे घंटे 40 मिनट पहले घटना हो गई थी। चीन को पता था, लेकिन चीन ने आगे कोई अलर्ट पास ऑन नहीं किया। यदि लोगों को 5-7 मिनट का भी एक्स्ट्रा समय मिल गया होता तो लोग जो है वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाते। 5-7 मिनट का, इससे अधिक का समय और नहीं चाहिए होता है। इस प्रकार की विभीषिकाएँ जब आती हैं तो अगर लोग ऊंचे स्थान पर चले जाएं तो बच सकते हैं, लेकिन चीन ने नहीं बताया। और उसके बाद फिर आपने देखा कि किस प्रकार की घटना हुई, किस प्रकार का वो फ्लैश फ्लड आया, पूरा का पूरा ग्लेशियर गिरा आके। पहले एक ट्रिब्यूटरी में गिरा, फिर दूसरा आपके जो है वो मोंटे कोशी नाम की जो है वो नदी है, वो त्रिशूली नदी का वो उसकी एक शाखा है। और उसके बाद फिर त्रिशूली नदी में जो भी हुआ उससे इतने लोगों की मौत हुई, ऐसी विभीषिका हुई। तो पूरा का पूरा फोकस जो मेरा है वो चीन की करतूतों के प्रति है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि चीन नहीं कर सकता था, लेकिन चीन की जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है अपने पड़ोसियों के प्रति वो एक उपेक्षा की रहती है। चीन को आप विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि चीन में एक बहुत पुरानी परंपरा है, वो मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि वो जो है अपने आप को एक राज्य मानता है और राज्य में जो उसका जो एम्परर होता है, जो सम्राट होता है, वो भगवान का अवतार होता है और वो पूरे संसार के केंद्र पर है। यानी चीन जो है वो पूरे संसार के केंद्र पर है और बाकी जितने भी और राज्य हैं या और देश हैं वो उसके साथ में एक हायरार्किकल रिलेशनशिप में है, ऊपर से नीचे। सबसे ऊपर चीन, फिर उसके नीचे अलग अलग देश, और वो अपने हिसाब से वो तय करते रहते हैं। तो अमेरिका जो है वो नंबर 2 पे आ जाएगा, भारत काफ़ी नीचे आएगा, नेपाल की तो कोई गिनती ही नहीं है। इसी तरह से वो हमारे वो बांग्लादेश वाले हैं, बांग्लादेश वाले तो लकी हैं कि भैया वो ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत से होके जाती है। कहीं डायरेक्ट जा रही होती ना तो पता नहीं कितनी बार डुबो चुके होते बांग्लादेश को अब तक चीन वाले। गए थे श्रीमान जी, बांग्लादेश वाले चीन गए थे, वहाँ पे 7 दिन बैठे रहे। 7 दिन बैठे रहे, कोई किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भाई मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स में बांग्लादेश तो बिल्कुल उनके हिसाब से तो वो कहीं 100वीं पावदान पे आता होगा। जब वो भारत को भी 8वीं 10वीं पे मानते हैं तो वो बांग्लादेश को क्या मानते हो? नेपाल का देख लीजिए, ये कई समय से बालेन शाह जो थे वो इस मुगालते में थे कि जैसे पहले उनके पहले वो ओली जो थे वो उन्होंने एक कंपटीशन टाइप का क्रिएट किया भारत और चाइना में। भारत और चाइना में क्या कंपटीशन हो सकता है नेपाल के संदर्भ में, आप समझ सकते हैं। आज भी देखिए आपकी नेपाल की जो टूरिस्ट इनकम है, उस टूरिस्ट इनकम का 80% से अधिक भारतीय पर्यटकों से आता है, क्योंकि भारतीय पर्यटक वहाँ पर कई कारणों से जाते हैं। भारतीय पर्यटक वहाँ पर जो शक्तिपीठ है, जो केदारनाथ पीठ का माना जाता है कि भाई पृष्ठभाग है, यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर, तो पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। और जो कैलाश मानसरोवर की जो प्राइवेट यात्राएं होती हैं वो इसी रास्ते से होती हैं जिस पर ये आपके फ्लैश फ्लड आया। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि लोग कह रहे हैं कि साहब के 162 के लोग, जो 162 के आसपास जो लोग हैं वो मिसिंग हैं, भारतीय। ये भारतीय कौन थे? ये भारतीय वो थे जो सारे के सारे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के कई
रास्ते हैं, उसमें से एक मुख्य रास्ता ये है कि काठमांडू से यही जो रसुआ गढ़ी जहाँ पे फ्लैश फ्लड आया है, वो रसुआ गढ़ी से होते हुए इसी रास्ते से फिर वो आगे जाते हैं चीन में, और फिर चीन में उनको एक बस इत्यादि मिलती है जिससे कि फिर वो कैलाश मानसरोवर जाते हैं। ये उनकी जो शिगात्से जो एरिया है, जो शिगात्से रीजन है, वो शिगात्से रीजन में ये आता है। तो अब नेपाल ने कोई सबक सीखा? अभी तक चाइना की तरफ से कोई मूवमेंट हुआ हो मुझे नहीं पता। हालांकि भारत ने तुरंत, आप देखिए मोदी जी ने तुरंत बात की बालन शाह से, और तुरंत बात करके हमारे जो रिस्पांस टीम है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनको एक्टिवेट करके वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से जो भी सहायता इत्यादि होती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, भारत की एक्सपर्टीज़ है। हमारे यहाँ भी आप देखिए, याद कीजिए कि वो जब केदारनाथ में विभीषिका हुई थी, तब हमारे यहाँ भी क्या हो रहा था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार का वहाँ पर भी जो उद्देश्य मुख्य था वो लोगों को सहायता पहुँचाना नहीं था, बल्कि लोगों को सहायता पहुँचाने का दिखावा करना था। वो हम कई बार देख चुके हैं। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि कई सारी इस तरह की विभीषिकाएँ आई, और उसमें भारत ने, क्योंकि भारत के पास स्वयं भी अपनी जो सैटेलाइट फीड है, उस सैटेलाइट फीड से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती। नेपाल को ऑब्वियसली नहीं पता चली। नेपाल के पास इस तरह की कोई, उसने एक बार भारत ने सार्क सैटेलाइट बनाने की योजना भी बनाई थी, तो उसमें भी नेपाल ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। नेपाल इस समय जो है वो पाकिस्तान से भी बीच में कुछ कतर विरोध कर रहा था। इन सब का ये रहता है कि साहब कि भारत के ऊपर जो है वो प्रेशर बना के रखो, और भारत के ऊपर प्रेशर बनाने का तरीका क्या है कि भाई पाकिस्तान से बात कर लो तो भारत डर जाएगा, चाइना से बात कर लो तो भारत डर जाएगा। इनके ये समझ में नहीं आता कि भाई जब तुम्हारी समस्या होगी तब भारत ही तुमको बेल आउट करेगा। बांग्लादेश को ले लीजिए, बांग्लादेश की आज स्थिति ये है कि उनके पास बिजली नहीं है, और बिजली क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अडानी से कर ली कुट्टी। अडानी से जो बिजली जाती थी, करीब 200-250 मेगावाट बिजली जो है उनको रेगुलर मिलती रहती थी, उससे उनका काम चलता था। उनका पेमेंट नहीं किया समय से, तो वो आर्बिट्रेशन में चले गए, बिजली देनी बंद कर दी। तो वो जब बिजली देनी बंद कर दी तो अब वहाँ जनरेशन कैसे होगा? वहाँ और कोई जनरेशन का तरीका नहीं है, वहाँ डीजल से जनरेशन होता है, डीजल उपलब्ध नहीं है। डीजल मंगाते थे कहाँ से? वो कतर से और सऊदी अरब से, वहाँ से सबसे इनके पास डीजल आता था। डीजल भारत से जो डीजल लेते थे, भारत ने भी उसमें कमी कर दी, कटौती कर दी, क्योंकि आप जो है वो बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो भारत से आपके यहाँ 6000 आइटम जाते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप भारत से पंगा लेके फिर वो 6000 आइटम सारे के सारे आप चाइना से मंगाना चाहते हैं? मंगाना चाहते हैं तो मंगाइए, शौक से मंगाइए। उसके बाद फिर आपके यहाँ और दूसरी तरह का विद्रोह हो, जमात इस्लामी वाले बैठे ही हुए हैं कि इस प्रकार का कोई भी अनरेस्ट हो तो उसका वो फ़ायदा उठाते हुए आप ये ऐसी तैसी करें। चाइना से सभी को सावधान रहना चाहिए। पाकिस्तान का क्या हो रहा है? पाकिस्तान इस समय इसलिए व्यथित है कि पाकिस्तान की जो कॉटन है वो चाइना नहीं उठा रहा। चाइना अपनी कॉटन इंपोर्ट भारत से कर रहा है, क्योंकि भारत की कॉटन क्वालिटी में बेटर है। अरे भाई, यदि तुम पाकिस्तान के इतने हितैषी हो तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका एक बड़ा हिस्सा, खासतौर से उसकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा कॉटन के प्रोडक्शन पर आधारित है। तो उनकी कॉटन खरीद लो। तुम्हारे पास कमी रहती है तो हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हो, लेकिन उसके बाद भी चूंकि तुम दुनिया का 40% गारमेंट सप्लाई करते हो चीन वालों, तो तुमको और भी कॉटन चाहिए होती है, और उसको आप इस समय भारत से इम्पोर्ट कर रहे हो। पाकिस्तान से क्यों नहीं कर रहे हो? पाकिस्तान वाले चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देखिए चीन ने हमको धोखा दे दिया। भाई चीन का एक ही काम है, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसके जो हित हैं, केवल उनका साधन उसको करना है। आपके हित, आपकी समस्याएं वो आप झेलो। आपको प्रयोगशाला के रूप में वो उपयोग कर लेगा। अपने जो वेपनरी थी, अपने जो रेडार थे, अपने जो डिफेंस सिस्टम थे, वो पाकिस्तान में ट्रायल के लिए छोड़ दिए। पाकिस्तान से पैसा भी ले लिया और उन्होंने काम भी नहीं किया। सारे के सारे पहले राउंड में उड़ा दिए गए। तो भैया, चाहे वो नेपाल वाले हो, चाहे तुम बांग्लादेश वाले हो, और चाहे तुम पाकिस्तान वाले हो, चीन से तो तुमको धोखा ही मिलना है। तो क्यों इतना जो है वो चीन को आलिंगन में लेके घूमते रहते हो? चीन अमेरिका को अभी भी बाईपास करने में सक्षम नहीं है। चीन अभी भी अमेरिका को रिप्लेस करके दुनिया का एक नंबर का देश बन जाए, ये कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। रूस भी नहीं चाहता, उत्तर कोरिया भी नहीं चाहता, पाकिस्तान भी नहीं चाहता, सही बात बताएं तो।
क्यों? क्योंकि अगर इतना अच्छा रिश्ता हो जाएगा, वो एक नंबर का हो जाएगा, तो अमेरिका में उनकी एंट्री बंद हो जाएगी। उनको जाना अमेरिका है, चाइना में जाके वही नहीं रहेगा। क्यों? चाइना में फ्रीडम्स नहीं है। इसलिए चाइना का ये जो एक और बड़ा धोखा नेपाल को दिया गया है, इसको ध्यान में रखें सभी लोग। भारत के ध्यान में तो है ही, भारत तो कभी नहीं आता इनके चक्कर में, लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं ये बेचारे फंस जाते हैं। अब ये नेपाल फंसा है। आशा है इससे उन्होंने कुछ सीखा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।